तो बच्चों सभी लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक नंबर 10 परिवहन और संचार चल रहा था। इसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने आपको समझाया था कि परिवहन किसे कहते हैं, उसकी क्या महत्वपूर्णता है, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा चर्चा ये भी की थी परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और देखते हैं। जो परिवहन है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। हाँ, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा स्थल परिवहन। स्थल परिवहन भी मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा जूम कर लूँ मैं। सड़क परिवहन हो गया, रेलवे परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। ठीक, तो इसमें जो हम अध्ययन करेंगे मुख्यतः वो सड़क परिवहन से ही करेंगे। थोड़ा मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जो हम अध्ययन करेंगे उसमें जो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वो वायु परिवहन है, उसमें कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा, इसमें आपको वायु परिवहन भी दिख रहा होगा, बंदरगाह यानी जल परिवहन भी दिख रहा होगा, रेल परिवहन भी दिख रहा होगा और सड़क परिवहन भी दिख रहा होगा। वैसे हम परिवहन की परिभाषा पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसमें थोड़ा इसको दोहरा लेते हैं हम लोग। व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा को ही परिवहन कहा जाता है। ठीक हो गया, व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा को ही परिवहन कहते हैं। तो इसमें जैसे कि मैं इससे पूर्व बता चुका हूँ, जो हम परिवहन पढ़ेंगे स्थल परिवहन, और स्थल परिवहन में भी जो हम पढ़ेंगे वो सड़क परिवहन पढ़ते हैं। ठीक, तो हम आते हैं अपने अध्याय में। हम थोड़ा जान लेते हैं स्थल परिवहन के बारे में। भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। यानी जो भारत में सर्वप्रथम जो हमारी सड़कें बनी थी, चाहे हम गांव घरों में हो गया या इसके साथ कहीं हम नगरों में ले लेंगे, तो वहाँ भी क्या होता, जो हमारी गलियाँ वगैरह होती वहाँ भी हमें हमेशा कच्चा ही मार्ग मिलता था। यानी जो भारत में प्राचीन जो सड़कों का जो विस्तार था मुख्यतः कच्ची सड़कें होती थी, क्योंकि उस समय इतने सामानों का आयात निर्यात करने के लिए हमारी कोई मार्केटिंग व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ, जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यानी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ, भारी मात्रा में सामानों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, फिर लोगों को और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, पक्की सड़कों तथा रेल मार्गों का विकास हुआ। क्योंकि फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आर्थिक और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो सामान भी काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगे, सामानों की मात्रा भी काफ़ी बढ़ने लगी। ठीक हो गया, उनका आयात निर्यात भी काफ़ी होने लगा। तो इसलिए क्या हुआ कि इन सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों का होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि भारी जो सामान होते हैं उसमें क्या होता है, जो कच्ची सड़कें होती है उसमें सामान को ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। हो सकता है सामान के टूट फूट भी हो जाए रास्ते में। इसलिए इसके विकास के साथ साथ पक्की सड़कों और रेलवे का विकास भी होना शुरू हो गया था। अब फिर कह रहा है रज्जू मार्गों यानी छोटे छोटे मार्गों में केबल मार्गों तथा पाइपलाइनों जैसे साधनों का विकास भी विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। ठीक हो गया, जो मुख्य मुख्य सामान थे। तो बच्चों अब शुरू करते हम मुख्य टॉपिक है जो आज का सड़क परिवहन। सड़क परिवहन का इतिहास पढ़ने से पहले भी हम थोड़ा ये जान लेते हैं सड़क परिवहन को कितने भागों में विभाजित किया गया, और हम उनके बारे में भी छोटी छोटी जो मुख्य मुख्य और बातें हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं सड़क परिवहन को कितने भागों में विभाजित किया है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नागपुर योजना वर्ष 1943 के अनुसार भारत की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव उद्देश्य से 4 वर्गों में विभाजित किया है। अब वर्ग कौन कौन सा आपको दिख रहा होगा साहब। सड़कों का विभाजन पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक हो गया, पहला कौन सा आपका, ये राष्ट्रीय यानी नेशनल हाईवे। दूसरा दिख रहा होगा आपका राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे। फिर तीसरा दिख रहा होगा आपको जिला सड़क यानी डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर चौथा दिख रहा होगा ग्रामीण सड़क यानी रूरल रोड्स। इन 4 जो हमारे सड़क मार्गों का विभाजन है, इसके बारे में हम छोटा छोटा पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके अधीन होते हैं। ऐसे राज्य राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे जिला सड़क के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ग्रामीण सड़क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अपना अध्याय सड़क परिवहन
थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। सड़क परिवहन शुरू करते हैं। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। ठीक हो क्या? विश्व में जो सबसे बड़ा सड़क जाल है किसका है? दूसरे नंबर का भारत का है। इसकी कुल लंबाई 56 लाख किलोमीटर, यानी जो वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार है, वर्ष 2017-18 के अनुसार जो कुल सड़कों की लंबाई वो कितनी है? कुल 56 लाख किलोमीटर है, ये कहने का आशय है। फिर क्या कह रहा है? यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री तथा 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। यानी जो सड़कों के माध्यम से जो यातायात किया जाता है उसमें क्या है? 85% यात्री और 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। यानी 85% यात्रियों का आवागमन होता है और जो 70% है उसमें जो हमारे मुख्य सामान है, माल का आवागमन आयात व निर्यात करते हैं। किसके माध्यम से? सड़क के द्वारा। इसलिए विश्व में क्या, भारत में क्या, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाने वाला परिवहन है उसमें आता है स्थल परिवहन, और स्थल परिवहन में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाने वाला परिवहन है उसमें आता है सड़क परिवहन। क्योंकि जो सड़क परिवहन है इसमें क्या होता है? आप छोटी छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। आपको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है तो आप किसके सहारा लोगे? सड़क परिवहन का। आपको यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है, किसका सहारा लोगे? सड़क परिवहन से। ठीक, तो जो छोटी छोटी दूरियाँ होती हैं उसको क्या सड़क परिवहन अपेक्षाकृत यात्रियों के लिए क्या काफ़ी अनुकूल बनाता है, ये कहने का आशय है। अगर आपको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है तब तो आप सड़कों का प्रयोग कम करोगे। उसमें अधिकांश जो आप लंबी दूरी का प्रयोग करोगे या तो रेलवे परिवहन के माध्यम से करोगे या आप वायुयानों के परिवहन के माध्यम से करोगे। इसलिए जो सड़क परिवहन है क्या छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत काफ़ी अनुकूल होता है, यही कहने का आशय है। बच्चों जैसा आप देख लेंगे एक कोटेशन है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसमें है शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी यानी जो पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित समेकित रखने के लिए शाही राजमार्गों का निर्माण कराया। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाली इस मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रांड ट्रंक यानी GT रोड का नाम दिया। ठीक हो क्या? जो शेरशाह सूरी, ये क्वेश्चन आता है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई? किसने? शेरशाह सूरी ने। और ये भी आ सकता है जो ग्रांड ट्रंक रोड है, ठीक है, कौन कौन से NH में विस्तारित है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 1 नंबर के भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। फिर क्या है? वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच और इसे 2 खंडों में विभाजित किया है। पहला हो गया राष्ट्रीय महामार्ग NH नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर तथा राष्ट्रीय महामार्ग NH2 दिल्ली से कोलकाता। जो अभी आप ये NH देख रहे हो, हम जो भारत के मुख्य NH हैं उसको चित्र के माध्यम से मैपिंग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। ठीक, बस आप अभी इसको समझ लीजिए कि जो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई, ठीक है, उसमें कौन कौन से NH है, NH1 और NH2। अब थोड़ा नीचे को पढ़ते हैं बच्चों। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। यानी भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वर्ष 1939 में होता है, यानी 1939 से पहले की बात कर रहा है, जो भारत में जो सड़क परिवहन था वो काफ़ी आधुनिक रूप में नहीं था। ठीक हो गया? जितना कि आज हम देख रहे हैं। पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया। यानी जो पहला गंभीर प्रयास किया था सड़कों को विकसित करने के लिए 1943 में एक योजना लाई थी, नागपुर योजना, उसके द्वारा किया था। इसमें हुआ क्या? रजवाड़ों और ब्रिटिश शासन के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। जो हमारे उस टाइम के रजवाड़े थे, राजा महाराजा थे, और जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, उसके बीच क्या हुआ? समन्वय की भावना नहीं हो पाई। यानी वर्ष 1943 की बात कर रहा, तब तक तो हमारा देश का अंग्रेजों के अधीन गुलामी था।
जो आज भारत को जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को मिली थी। यानी 1947 से पहले की बात करें 1943, यानी 1943 तक तो हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों का ही गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था। जो भी यहाँ पर शासन प्रशासन चलता था पूर्णतः अंग्रेज़ों का ही चलता था, ठीक है। और दूसरी ओर था हमारे रजवाड़े थे, राजा महाराजा लोग थे। यानी जो हमारे रजवाड़े थे और जो अंग्रेज लोग थे, इन दोनों के बीच क्या हुआ, समझ में नहीं बैठ पाए और इस जो ये परियोजना थी इसको कहीं विफलता के रूप में देखा गया था। फिर क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 में आरंभ की गई। यानी फिर क्या हुआ कि फिर सरकार एक और योजना लाई। अब तो ये आज़ादी के बाद की बात है। 1961 में यही योजना है कि प्रत्येक 20 वर्ष के बाद सड़कों की सुधार की दिशा को देखा जाएगा, ठीक। हर 20 वर्ष बाद ये देखा जाएगा कि कौन सी सड़क कहाँ तक बनी है, ठीक हो गया, या कौन सी सड़क कौन से नगर को जोड़ रही है, या कौन सी नगर कौन से ग्राम को जोड़ रही है। यानी इन सबका जो एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, इसके रूप में हर 20 वर्ष बाद कार्य किया जाना आरंभ हो गया था वर्ष 1961 के बाद। यानी हालांकि सड़कों का संकेंद्रण नगरों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। यानी परियोजना तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई, लेकिन फिर भी जो सड़कों का जो संकेंद्रण है उसमें क्या, नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में सड़कों द्वारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर रहा। फिर भी जो ये मुख्य 20 वर्षीय जो योजना चलाई थी, इसका मतलब ये था कि जो हमारी ग्रामीण और जो नगरीय सड़कें हैं इसको क्या क्रियान्वित किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जो ये परियोजना थी ये मुख्यतः क्या नगरों तक ही संकेंद्रित रहेगी। जो हमारे ग्रामीण या सुदूर क्षेत्र के सड़कें वहाँ तक इसका संपर्क नहीं हो पाया, ये कहने का आशय है, ठीक। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं। फिर क्या है, निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को, जैसे महामार्गों, NH हो गया, राज्य राजमार्गों, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, तथा ग्रामीण सड़कें हो गया, रूरल रोड्स, सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया। और ये वर्गीकृत कब किया गया था, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या था, नागपुर योजना 1943 के अनुसार, ठीक हो गया। नागपुर योजना चली थी, इसी के अनुसार इन सड़कों को वर्गीकृत भी किया गया था कि ये सड़कें कितने प्रकार की होंगी और इस आधार पर इन सड़कों का क्या निर्माण किया जाएगा। तो बच्चों हम देखते अब राष्ट्रीय राजमार्ग NH, नेशनल हाईवे जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है। यानी जो ये सड़कें बनाई जाती हैं मुख्यतः जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है, उसी के द्वारा इन सड़कों का निर्माण भी किया जाता है, ठीक हो गया, जो हमारी केंद्र सरकार होती है। राष्ट्रीय महामार्गों के नाम से जानी जाती है, ठीक हो गया। जो हमारी केंद्र सरकार इन सड़कों को बनाती है उसे कहते हैं राष्ट्रीय महामार्ग। फिर क्या, इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्र तथा सुरक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। जो ये सड़कें हैं इनका जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता है ये अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए किया जाता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को तो जोड़ते हैं, ठीक है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को भी जोड़ा जाता है, और सामरिक तथा सुरक्षा सामग्री से सेना के आवागमन के भी किया जाता है, ठीक। जो सामरिक दृष्टि है यानी सीमाओं में, और उसके साथ जो रक्षा सामग्री है उसके साथ और उसके साथ जो सेना है उसके आवागमन आने जाने के लिए भी राष्ट्रीय महामार्गों का प्रयोग किया जाता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानी, बच्चों अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जो राष्ट्रीय महामार्ग है ये किन किन महामार्गों को मिलाता है, ठीक हो गया। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब आपको यहाँ से अच्छी तरह इसको ध्यान देना होगा। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, ठीक है क्या, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पतन यानी जो हमारे बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं उनकी सीमाओं को जोड़ने के लिए, तथा रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं। यानी जो राष्ट्रीय महामार्ग है ये मुख्यतः राजधानियों को, प्रमुख नगरों को, महत्वपूर्ण पतनों को तथा रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं, ठीक हो गया। आप इस चीज़ को यहाँ से अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है, राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 1951 में, वर्ष 1951 में 19,700 किलोमीटर थी, जो कि जो बढ़ के 2016 में ये होगी आपकी कुल
1,01,011 किलोमीटर होगी वर्ष 2016 के आंकड़े के अनुसार। वर्ष 2018 के या 19-20 के आंकड़े के अनुसार इसको एक बार हमें नेट में देखना होगा कि अभी जो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय महामार्ग हैं। ठीक हो गया, थोड़ा इसको हम नेट के द्वारा भी सर्च करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का 2% है। यानी जो पूरे देश की जो सड़कें हैं उसमें राष्ट्रीय जो राजमार्गों की लंबाई है कुल कितने परसेंट है, वो 2% है। किंतु ये सड़कें यातायात के 40% भाग पर वहन करती है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, जो कुल सड़कों का परसेंट है उसमें तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कुल 2% है, परंतु ये सड़कें यातायात के 40% भाग में वहन करती है। यानी 40% भाग में क्या कहते हैं, वहन करती है। जो 2% है कुल प्रतिशत में फैल रखी है, 40% भाग में क्या वहन करती है। फिर क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचलन 1995 हुआ। यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग जो सड़कें हैं उनका क्रियान्वयन कौन करता है, उनकी देखभाल कौन करता है, वो करता है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI। इसका जो गठन हुआ था वर्ष 1995 में हुआ था। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। ठीक है, ये किसके अधीन आती है, भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन आती है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है क्या, इसकी मुख्य जिम्मेदारी जो भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण महामार्ग प्राधिकरण है, जो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण है NHAI, जो भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा क्या संचालित किए जाती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, जो सड़कों का रखरखाव तथा प्रचलन में जिम्मेदारी को सौंपी गई है। जो सड़कों का पूर्णतः रखरखाव है इसकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों को गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष स्थान है। ठीक है, यानी जो बार बार सड़कों का सुधार किया जाता है, ठीक है, ये इसी के द्वारा किया जाता है। ये कौन से सड़कें, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के। बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना, आपको दिख रहा होगा स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज हमेशा क्वेश्चन में आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन राज्यों को मिलाता है और कौन कौन से NH में है। NH तो हम पूरा इकट्ठा ही पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको पूरे NH पढ़ाऊंगा जो मुख्य है। इसमें हम थोड़ा देख लीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसकी जो कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 5,846 किलोमीटर। ये कुल 4 महामार्गों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। यानी 4 जो चतुर्भुज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आप इसके बिंदुओं को टिक करोगे, इसको मिलाओगे तो आपको जो पूरा ये डायग्राम देखा चतुर्भुज के आधार पर ही दिखेगा। इसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, कब इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक, और उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारा। अब इसको देखते हैं हम, जो उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ठीक, कोच्चि, सलेम पर्वत स्कंद सहित को 4,016 किलोमीटर मार्ग को जोड़ता है। यानी जो उत्तर से दक्षिण गलियारा है वो है जम्मू कश्मीर से लगे सीधा हमारी कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसकी जो कुल लंबाई है 4,016 किलोमीटर है। फिर क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा का उद्देश्य, जो पूर्व व पश्चिम गलियारा का उद्देश्य असम के सिलचर से लेकर गुजरात में पोरबंदर, यानी असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक को जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई है 3,640 किलोमीटर। ठीक, ये तो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। आप देखते हैं राज्य राजमार्ग।